दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्लैक होल्स के बारे में कि ब्लैक होल दरअसल है क्या चीज और ये कैसे वजूद में आया। ये एक सितारा है या सैयारा, और साइंसदान इस पर कितनी तहकीक कर चुके हैं और कुरान इस बारे में क्या कहता है। पूरी तफसील जानने के लिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। शुक्रिया। तो दोस्तों हमारा पहला सवाल है कि ब्लैक होल क्या होता है। ब्लैक होल खला में एक ऐसा इलाका होता है जहां मादा लामहदूद हद तक कसीफ हो जाता है। यहाँ पर कशिश शकल इतनी ज्यादा होती है कि कोई भी चीज, यहाँ तक कि रोशनी भी यहाँ से फरार नहीं हो सकती। ब्लैक होल्स कुछ इंतहाई बड़े सितारों की जिंदगी के धमाका खेज इख्तिताम से वजूद में आते हैं। कुछ ब्लैक होल्स हमारे सूरज से अरबों गुना बड़े हो सकते हैं। साइंसदान वसूख से तो नहीं कह सकते कि कहकशाओं के मरकज में पाए जाने वाले ये ब्लैक होल्स कैसे बने, मगर ये वाज़ह है कि ये कहकशा को तवानाई फराहम करते हैं और मुतहरिक रखते हैं और उनकी इर्तका पर काम करते हैं। ब्लैक होल हर गैलेक्सी में लाखों की तादाद में मौजूद होते हैं और ये वो मकाम होते हैं जो अपने करीब आने वाले बड़े से बड़े सितारे को भी अपने अंदर खींच लेते हैं, और इनकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि ये अपने अंदर जाने वाली रोशनी को भी बाहर नहीं आने देते। इसीलिए इनको ब्लैक होल्स कहा जाता है। आसान लफ्जों में कहूं तो ब्लैक होल्स वो इलाके हैं जहां सितारे गर्क हो जाते हैं या गुरूब हो जाते हैं। फल्कियात दानों के नजदीक कायनात अरबों पुरस्रार चीजों से भरी पड़ी है, जिनमें ब्लैक होल्स को दूसरा नंबर दिया गया है, जो कि इस बात की निशानी है कि ब्लैक होल्स को इल्म फल्कियात में एक बहुत अहमियत हासिल है और बहुत अजीम चीज समझा जाता है। अरबों सालों से कहकशां UGC 11700 के फूल की पंखड़ियों जैसे बाजू खला में ऐसे ही घूमते रहे हैं। इस बात से कता नजर कि इस दौरान कितने ही कुदरती टाकरों और मिलाप के बाइस दूसरी कहकशाओं की वजह कता ही तब्दील हो चुकी है। वैसे तो कहकशां UGC 11700 की पिनचक्की नुमा शक्ल खासी खुशनुमा दिखाई देती है, लेकिन इसके वस्त में एक देव हेकल चीज बसी है। इस खूबसूरत कहकशां के वस्त में इस कायनात की सबसे पुरस्रार चीजों में से एक देव हेकल ब्लैक होल मौजूद है। उमूमी तौर पर ब्लैक होल सूरज से 4 गुना बड़े होते हैं, ताहम इनके देव हेकल रिश्तेदार करोड़ों और कई अरबों गुना बड़े हो सकते हैं। साइंसदानों का मानना है कि तकरीबन हर बड़ी कहकशां के वस्त में एक देव हेकल ब्लैक होल मौजूद है, ताहम किसी को ताहाल ये मालूम नहीं कि ये वहां कैसे पहुंचे। इस बात का पता चलाने के लिए कहकशां UGC 11700 मददगार साबित हो सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में देव हेकल ब्लैक होल्स पर काम करने वाली जूनियर मुहक्किक बैकी सेमेस्टरिस्ट का कहना है, मैं जिन आइडियल कहकशाओं पर काम कर रही हूँ उनकी बेहतरीन बल खाती वजह उन्हें इंतहाई खूबसूरत बना देती है, लेकिन यही खूबसूरत कहकशाएं इस राज से पर्दा उठाने में हमारी मदद करेंगी कि ये ब्लैक होल्स कैसे फैलकर बड़े होते हैं। ताहम ये देव हेकल ब्लैक होल्स अपने आसपास मौजूद अजसाम पर जो असरार डालते हैं, यहां तक कि इनके बायस जमानो मकान की चादर स्पेस टाइम फैब्रिक में भी जो लहरें पैदा होती हैं, उनका मुताला करने की नई तकनीकें हमें नए शवाहिद फराहम कर रही हैं। ब्लैक होल्स रिवायती अंदाज में कैसे वजूद में आते हैं और हैयत में कैसे बढ़ते हैं, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। टूटते सितारे जिनके पास बका के लिए ईंधन नहीं बचता, वो एक सुपरनोवा बनकर फट जाते हैं और उनका तमाम मादा सुकड़कर एक छोटे से हिस्से में जमा हो जाता है, लेकिन इसकी वजह से ये इतने कसीफ हो जाते हैं कि रोशनी भी इनकी शदीद कशिश शकल से बाहर नहीं निकल सकती। ब्लैक होल्स का तस्वुर अब लगभग 1 सदी से मौजूद है और मशहूर साइंसदान एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी या उमूमी नजरिया इजाफियत से मालूम होता है। आम तासुर यह है कि ब्लैक होल्स इंतहाई सियाह होने के अलावा अपने रास्ते में आने वाली हर चीज निगल लेते हैं। उन्हें कायनात में एक ऐसे वैक्यूम क्लीनर की तरह तस्वुर किया जाता है जिसकी फितरत में तमाम चीजों को निकल जाना है। चीजों को निगलते निगलते ये अपनी जिसामत में बड़े होते जाते हैं और जिसामत में इजाफे के साथ भूख में भी इजाफा शामिल है। आप यही सोचेंगे कि फिर तो ये पुरस्रार ना रहे और ये देव हेकल ब्लैक होल्स सबसे कदीम और सबसे ज्यादा भूखे होंगे। ताहम हकीकत में ब्लैक होल्स अपनी देव जैसी शोहरत के बरक्स काम करते हैं। इनमें किसी चीज को निगलने की सलाहियत हैरान कुन हद तक कम होती है।
चाहे इनके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा सितारे ही क्यों ना हो। दर हकीकत ये मर चुके सितारे इतनी सुस्त रफ्तारी से हजम में बढ़ते हैं कि ये सिर्फ दीगर अशिया को निगल कर ही देव हेकल नहीं बन सकते। सिमिस्ट्रिस्ट कहती हैं कि फर्ज करें कि बिग बैंग से 20 करोड़ साल बाद बनने वाले सितारे ब्लैक होल्स में तब्दील हो गए। उनके तबाह होने के बाद भी उनके पास तकरीबन 13.5 अरब साल मौजूद थे, जिसमें ये ब्लैक होल्स सूरज से अरबों गुना बढ़ सकते थे। लेकिन ये सिर्फ दूसरी चीजों को निकलकर हजम में बड़ा होने के लिए बहुत कम है। हैरत की बात यह है कि जब कायनात अपने वजूद के इब्तिदाई मराहिल में थी तो उस वक्त भी देव हेकल ब्लैक होल्स मौजूद थे। आसमान में मौजूद कुछ सबसे चमकदार चीजें दरअसल क्वाइजर्स होते हैं। ये वो कदीम तरीन इंतहाई बड़ी जिसामत के ब्लैक होल्स होते हैं जिन्होंने खत्म होती कहकशाओं के मरकज को रोशन कर रखा होता है। इनमें से चंद देव हेकल ब्लैक होल्स उस वक्त से मौजूद हैं जब कायनात की उम्र सिर्फ 67 करोड़ साल थी और सबसे कदीम कहकशाएं वजूद में आ रही थी। ब्लैक होल्स के वस्त में क्या है, दूर से बैठकर जायजा लेने वाले माहिर फल्कियात के लिए यह जानना खासा मुश्किल है। मगर देव हेकल ब्लैक होल्स किसी सितारों भरी कहकशाओं से भी ज्यादा रोशन हो सकते हैं, और जैसे जैसे ये अपने इर्द गिर्द मौजूद अशिया निकलते जाते हैं, इनमें से गाहे बगाहे अल्ट्रा वायलेट शुआएं भी निकलती हैं। ब्लैक होल्स की हुदूद दायरा नुमा होती है, जिसे इवेंट हॉरिजॉन कहा जाता है। रोशनी, तवानाई और मादे के लिए इनके लिए इस दायरे से बाहर निकलना नामुमकिन होता है। यहाँ जमानो मकान की चादर सुकड़ जाती है और जिन कवानीन के तहत हमारी बका या कायनात काम करती है वो सब के सब खत्म हो जाते हैं। ताहम एक घूमता हुआ ब्लैक होल अपने इवेंट हॉरिजॉन के ऐन बाहर आसपास मौजूद चीजों को घूमने पर मजबूर कर देता है और उनका दर्जा हरारत भी बढ़ा देता है। ये दर्जा हरारत 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा हो जाता है, जिसके नतीजे में पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर मुहित इंतहाई तेज शुआएं खारिज होती हैं। पेरिस के इंस्टीट्यूट बराए एस्ट्रोफिजिक्स में ब्लैक होल्स पर तहकीक करने वाली मार्टा वॉलंटरी कहती हैं कि कायनात में ब्लैक होल्स सबसे ज्यादा मौसर इंजन्स के तौर पर काम करते हैं। वो मादे को तवानाई में तब्दील करते हैं और इस दौरान ये 40% मौसर होते हैं। अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि हम कुछ भी जलाते हैं, चाहे वो कार्बन हो या कीमियाई तवानाई या सितारे खुद, ये सब ब्लैक होल की पैदा की गई तवानाई का इंतहाई मामूली सा हिस्सा है। देव हेकल ब्लैक होल्स में साइंसदानों की दिलचस्पी की वजह सिर्फ तवानाई की मौसर पैदावार ही नहीं है। इनका वजूद और इर्तिका कहकशाओं के इर्तिका से जुड़ा है, बल्कि हमारी पूरी कायनात की तारीख और ढांचे से भी। इनके हवाले से मौजूद सवालात के जवाब ढूंढकर साइंसदानों को ये मालूम हो सकता है कि कायनात वैसी क्यों है जैसी ये है। आइए दोस्तों, अब हम कुरान करीम की रोशनी में ब्लैक होल के बारे में जानते हैं। कुरान पाक की सूरह अल-नजम में ब्लैक होल्स और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज पर जाने का जिक्र है। साइंसदान ब्लैक होल्स के बारे में तहकीक से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज पर जाने की तस्दीक करते हैं। साइंसदान इस बात की भी तस्दीक करते हैं कि आयत में जिस बेरी के दरख्त का जिक्र है वो दरअसल ब्लैक होल कैसे है और कैसे वो इस कायनात से जन्नतुल मावा की जानिब जाने का रास्ता है। सूरह अल-नजम की आयत का तर्जुमा कुछ इस तरह है, सितारे की कसम है जब वो डूबने लगे, तुम्हारा रफीक ना गुमराह हुआ है और ना बहका है, और न वो अपनी ख्वाहिश से कुछ कहता है, ये तो वही है जो इस पर आती है। बड़े ताकतवर जिब्राइल ने इसे सिखाया है, जो बड़ा जोरावर है। बस वो कायम हुआ असली सूरत में, और वो आसमान के ऊंचे किनारे पर था, फिर नजदीक हुआ, फिर और भी करीब हुआ, फिर फासला 2 कमान के बराबर था या इससे भी कम। फिर उसने अल्लाह के बंदे के दिल में अलका किया, जो कुछ अलका किया दिल ने, झूठ नहीं कहा था, जो देखा था। फिर जो कुछ उसने देखा तुम उसमें झगड़ते हो, और उसने इसको एक बार और भी देखा है, सदरतुल मुंतहा के पास, जिसके पास जन्नतुल मावा है, जबकि उस सदरा पर छा रहा था जो छा रहा था, यानी नूर। ना तो नजर बहकी ना हद से बढ़ी, बेशक
اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ قرآن اس طرح کی چیزوں کا اشارہ کر دیتا ہے جیسے اللہ نے بگ بینگ اور خلائی مخلوق کا اشارہ کیا اور ان کو تلاش کرنے کی ذمہ داری اہل علم پر ڈال دی، تاکہ وہ تلاش کرنے کے بعد جان سکیں کہ یہ قرآن واقعی اس ذات کی طرف سے ہے جو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اور اہل علم نے بگ بینگ کا پتہ تو لگا لیا، لیکن ابھی خلائی مخلوق کی تلاش جاری ہے۔ اسی طرح اللہ نے بلیک ہول کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس جگہ کی جہاں تارے غروب ہوتے ہیں، اور اگر تم علم رکھتے ہو تو یہ بہت عظیم قسم ہے۔ سورہ الواقعہ آیت نمبر 75-76۔ یہاں بھی اللہ نے ایک ایسی جگہ کی طرف اشارہ کیا جہاں ستارے غرق، غروب اور ختم ہو جاتے ہیں، اور اللہ نے اس کو بھی اہل علم کے ساتھ خاص کر دیا اور اہل علم کے لیے کہا کہ یہ بہت عظیم جگہ ہے۔ اور آج اہل علم یہ بات مانتے ہیں کہ یہ جگہ جس کو بلیک ہول کا نام دیا گیا ہے، یہ سچ میں بہت عظیم جگہ ہے، اور کائنات میں موجود اربوں پراسرار چیزوں میں سے دوسرے نمبر پر بلیک ہول ہی ہے۔ یہاں پر ملحدین اور کفار کا اعتراض ہوگا کہ اگر قرآن میں بلیک ہول کا ذکر ہے تو کفار ناسا کے بتانے سے پہلے مسلمانوں نے کیوں نہیں بتایا؟ یہ اعتراض بھی ختم کرتے چلتے ہیں کہ مشہور تفسیر جس کو تفسیر ابن کثیر کہتے ہیں، اس میں اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر نے بلیک ہول کے بارے میں ہی لکھا ہے اور بتایا ہے کہ کائنات میں ایسی کئی جگہیں ہیں جہاں جا کر ستارے غروب ہو جاتے ہیں۔ یہ تفسیر امام ابن کثیر نے لکھی جو کہ سن 1301 میں پیدا ہوئے، یعنی کہ آج سے 720 سال پہلے پیدا ہونے والے مفسر کی تفسیر میں بھی بلیک ہول کا ذکر ہے۔ اسی لیے یہ سوال درست نہیں ہے کہ مسلمانوں نے کفار سے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ قرآن پاک میں بلیک ہول کا ذکر ہے۔ اب اسی سوال کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں کہ اگر ناسا کوئی چیز دریافت کرتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ کفار نے دریافت کی ہے، کیونکہ ناسا میں کام کرنے والے لوگ ہر مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں سینکڑوں مسلمان بھی کام کرتے ہیں۔ اب تک 15 دفعہ تو مسلمان خلا میں جا چکے ہیں، اور ان کے علاوہ سینکڑوں مسلمان ناسا میں کام کر رہے ہیں، اور ہر کوئی اپنے حصے کا کام کرتا ہے، تبھی ناسا اس قابل ہوتا ہے کہ وہ کوئی چیز دریافت کر سکے۔ اسی لیے صرف یہ کہہ دینا کہ انگریزوں نے فلاں چیز دریافت کر لی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ان کے اداروں میں مسلمانوں سمیت ہر مذہب کے لوگ کام کرتے ہیں، اسی لیے اگر کوئی چیز دریافت ہوتی ہے تو وہ سب کی محنت کا نتیجہ ہوتی ہے، کسی ایک شخص کی نہیں۔ ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں اطراف عالم میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز کا شاہد ہے؟ القرآن سورہ فصلت آیت نمبر 41-53۔ واضح رہے کہ سائنسدان پہلی بار کائنات کے ایک بڑے راز بلیک ہول کی تصویر لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جو کہ ایک دور دراز واقع کہکشاں میں موجود تھا۔ یہ بلیک ہول 40 ارب کلومیٹر کے حجم کا تھا، یعنی زمین سے 3 گنا بڑا، جبکہ سائنسدانوں نے اسے عفریت قرار دیا ہے۔ یہ بلیک ہول زمین سے 500 ملین ٹریلین کلومیٹر دور واقع تھا، اور اس کی تصویر دنیا بھر سے ایونٹ ہاریزون ٹیلیسکوپ EHT نامی 8 ریڈیو دوربینوں کے ایک نیٹ ورک نے لی، جس کے لیے 200 سے زائد سائنسدانوں نے مل کر کام کیا۔ یہ پہلی بار ہے کہ سائنسدان کسی بلیک ہول کی تصویر لینے میں کامیاب ہو سکے، جس سے کائنات کے اس راز کو سمجھنے میں مدد مل سکے گی۔ اس تصویر میں مادے کا ایک ہالہ دکھائی دے رہا ہے جو بلیک ہول کے گرد دائرے کی شکل میں ہے، جبکہ ہالے کے درمیان سیاہ چیز بلیک ہول ہے۔ بلیک ہول اپنی شدید کشش ثقل کی وجہ سے جب ستاروں کو نگلتا ہے تو ستاروں کے ان ٹکڑوں میں رگڑ کی وجہ سے شدید دباؤ پیدا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ریڈیو لہریں نکلتی ہیں، اور یہی لہریں EHT نے ڈیٹیکٹ کی۔ ایونٹ ہاریزون ٹیلیسکوپ کے ڈائریکٹر اور ہارورڈ یونیورسٹی کے محقق نے اس بارے میں بتایا ہے کہ بلیک ہول ہماری کائنات کے چند پراسرار ترین چیزوں میں سے ایک ہے، اور ہم وہ دیکھ رہے ہیں جس کے بارے میں ہمارا خیال تھا کہ اسے دیکھنا ممکن نہیں۔ ہم نے بلیک ہول کی ایک تصویر لے لی ہے۔ نیدرلینڈ کی راڈبورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ہینو فلیکی نے بتایا کہ یہ بلیک ہول ایک کہکشاں M87 میں واقع ہے، اور ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے پورے نظام شمسی کے حجم سے بھی بڑا ہے۔ ان کا کہنا تھا
کہ یہ ہمارے خیال میں اس وقت کائنات میں موجود چند سب سے بھاری بلیک ہولز میں سے ایک ہے، جو کسی عفریت سے کم نہیں، یا یوں کہہ لیں کہ کائنات کے بلیک ہول کا ہیوی ویٹ چیمپئن ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔